प्रभा दो व्यवस्थाएं 1947 के पहले 1945 के पहले विश्व में दो संस्थाएं चल रही होती हैं, एक राजतंत्र और एक प्रजातंत्र। लोकतंत्र, प्रजातंत्र और राजतंत्र में क्या डिफरेंस है? राजतंत्र राजा का शासन, राजा जुडिशरी भी है, न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, अकेले तीनों का मालिक है। लेकिन जब पूरी दुनिया में नए विचारों का आगाज होता है और उस आगाज की शुरुआत 1789 से होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जहां पे राजतंत्र के खिलाफ क्रांति होती है और उसमें प्रमुख रूप से ये बात आती है कि ये न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, कार्यपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए और विधायिका स्वतंत्र होनी चाहिए। और उसी फार्मूले के तहत पूरी दुनिया में जगह जगह जहां पर भी उपनिवेशवाद था, अफ्रीका से लेकर के, अमेरिका से लेकर के भारत जैसे तमाम देशों में, और उसका परिणाम निकलता है कि भारत में एक बहुत जोरदार आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में और उनके तमाम साथियों के सहयोग से चलता है और अंततः ब्रिटिश यहाँ से अपने को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि एक बड़ी घटना होती है 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। ब्रिटेन से लेकर के तमाम सारे जो देश इसके विजेता रहते हैं, जर्मनी इसमें हारता है। जो जीतता है वह भी हारता है, जो हारता है वो भी हारता है। जो जीतता है वो कैसे हारता है? उसके देश की पूरी अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है। न उसके हॉस्पिटल की बिल्डिंग बचती है, न स्कूल की बिल्डिंग, न पुल बचते हैं, न स्कूल बचते हैं, न यूनिवर्सिटी बचते हैं, और महंगाई का आलम। सरकार पूरी, जो जीता हुआ प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल रहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, जनता उन्हें हरा देती है और इसका परिणाम निकलता है कि उपनिवेशों को संभालना ब्रिटेन के बस की बात भी नहीं रहती है और भारत की अंदरूनी जो आंदोलन की हलचल है उसको भी अब बर्दाश्त करना या उसको रोकना अब संभव नहीं हो पाता है। इसी के परिणाम स्वरूप आप जानते हैं, जो सरकार ब्रिटेन में बनती है 1945 के चुनाव, 46 के चुनाव के बाद, 1945 चुनाव में वो ये वादे किए रहते हैं चुनाव में कि यदि हमें आप सरकार बनाएंगे, वहां पर भी भारतीय रहते हैं, तो हम भारत जैसे देशों को आजाद करते हैं, किसी भी कीमत पे आजाद करते हैं। और उसी के तहत 1946 में 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल भारत इस प्रस्ताव के साथ भेजा जाता है कि आप अपना संविधान बनाइए, अपनी संविधान सभा का गठन करिए, संविधान बनाइए और आपको आजाद किया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत, इस मांग की शुरुआत 1929 लाहौर अधिवेशन में ही हो चुकी होती है। कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग कर दी जाती है और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, और वो परंपरा तब तक चलती रहती है जब तक कि भारत आजाद नहीं हो जाता। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के साथ जो है संविधान सभा का गठन होता है। उस संविधान सभा का फिर विभाजन हो जाता है, क्योंकि भारत 2 टुकड़े में हो जाता है, पाकिस्तान और भारत अलग। भारतीय संविधान सभा के द्वारा 9 दिसंबर से, सही बताया हमारे छात्र ने, 9 दिसंबर 1946 से इसके संविधान सभा का गठन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके नेतृत्व में। और आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है और एक ऐसे खूबसूरत संविधान का निर्माण किया जाता है जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी।
एक्चुअली दुनिया में दो तरीके के सिस्टम हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। जैसे अमेरिका का जो हेड होता है, हेड ऑफ द नेशन, वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव हर स्टेट के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया, जहाँ पे सांसद चुने जाएंगे और उनमें से एक विधायक दल का नेता संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हेड ऑफ द नेशन वो नहीं होगा। ब्रिटेन में भी हेड ऑफ द नेशन वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, वहाँ का राजा या रानी। लेकिन हमने इस व्यवस्था को थोड़ा और बदल दिया कि हमारे यहाँ कोई राजा रानी नहीं होगा, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, वो हेड ऑफ द नेशन होगा, तीनों सेनाओं का मालिक होगा। तो इस तरीके से एक नए प्रजातंत्र का चुनाव हुआ और ये खूबसूरत प्रजातंत्र का चुनाव हुआ इसलिए कि पहली बार राजतंत्र का समापन होता है और ऐसे देश की परिकल्पना की जाती है। उस दौर में दुनिया दो आर्थिक गुटों में बटी रहती है, एक समाजवादी व्यवस्था, एक पूंजीवादी व्यवस्था। रूस और चीन जैसे देश समाजवादी व्यवस्था के पोषक रहते हैं, जहां पे सारी चीजें सरकारी होंगी, हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, फैक्ट्रियों से लेकर के तमाम सारी चीजें। प्राइवेट पूंजी को कोई अवसर नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे देश हैं जहां पे पूंजीवादी व्यवस्था को महत्ता दी गई, वहां पे सरकारी तंत्र नहीं रहेगा। लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े स्वप्नशील राष्ट्रवादी थे, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया कि हम सरकारी तंत्र भी तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबको रोजगार देना है, सबको रोटी देनी है। वो पूंजीवाद नहीं दे पाएगा और साथ साथ पूंजीवाद भी चलेगा। बड़े बड़े स्मारक, बड़े बड़े संस्थाएं सरकारी से लेकर के प्राइवेट तक की खड़ी की गई। वो इसलिए खड़ी की गई कि दोनों ताकत हमारी मजबूत होगी और हम आम आदमी को रोटी देने में सफल हुए। हम आम आदमी को रोटी देने में सफल हुए। तो ये संविधान दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि हम महसूस करें कि कानून का राज होगा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप दुनिया का कितना भी अच्छा संविधान बना लीजिए, इससे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उसे लागू करने वाले लोग सक्षम और अच्छे लोग नहीं होंगे तो आप कितना खूबसूरत बना लेंगे, वह लागू नहीं हो पाएगा। तो कानून का बनना ही एक बात है, उसको एग्जीक्यूट करना अलग बात है। तो संविधान बना, निश्चित रूप से उसके कानून, सभी धाराएं लागू की गई। एक मैं उदाहरण बताता हूं, जापान का राष्ट्रवाद क्या है। एक 80 साल की एक बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली रहती है और उसके घर में एक चोर घुस आता है। ठीक है, अब तो वो 80-85 साल की बूढ़ी महिला कुछ कर नहीं सकती थी, चोर से लड़ भी नहीं सकती थी और किसी तरीके का कोई प्रयास भी नहीं कर सकती थी। उसने क्या किया कि टेप रिकॉर्ड पे राष्ट्रगान वहां का बजा दिया, राष्ट्रगान, और चोर सावधान मुद्रा में राष्ट्रगान में खड़ा हो गया। चोर राष्ट्रगीत में वह सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया और इस बीच में उसने तब तक जो है पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस आके उसे अरेस्ट कर लिया। हमारे यहाँ तो राष्ट्रगान चलता रहता है, कोई खुजली कर रहा है, कोई सावधान है, कोई विश्राम है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को हमें स्वतः चेक करना है। पुनः संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।